महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपना 4 साल कार्यकाल पूरा कर लिया है। इसी 4 साल कार्यकाल को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ में है सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले जी। सबसे पहले तो कांबले जी, 4 साल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू। और इस 4 साल में दरमियान सरकार ने जनता के लिए क्या घोषणाएं की, क्या काम किया, इस पे आप जरा। देखिए, जब 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद देश के जनता ने माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब को इस देश का प्रधानमंत्री के नाते स्वीकार कर लिया, पूरे देश के जनता ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद महाराष्ट्र में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े और महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पे सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाते देवेंद्र फडणवीस साहब ने शपथ ली। इन 4 सालों में महाराष्ट्र में अगर मेरे विभाग के बारे में आपको बताना चाहूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि जो 40 साल में इस राज्य की पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो काम नहीं किया, वो काम हमने पिछले 4 साल में किया है। खास करके हमने एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया, बच्चों की शिष्यवृत्ति पे ज़्यादा ध्यान दिया। जिस तरह भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश में जाके पढ़ाई किए, बैरिस्टर बन के आए, अर्थशास्त्री बन के आए, तो हम भी चाहते थे कि जो योजना थी वो उसमें बहुत ज़्यादा करके 5 या 10 बच्चे विदेश में पढ़ने जाते थे। लेकिन हमने पिछले 4 सालों में करीबन 400 या 450 बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा है। और जबकि बाबा साहब की जयंती 125वीं जयंती जब हम मना रहे थे तो उसी दरमियान हमने जो जनता को वचन दिया था कि उनका स्मारक इंदू मिल में हम बनाएंगे। और जैसे आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो शुरू में थे, उन्होंने कहा था कि मेरी अगर सरकार आती है तो 1 महीने के अंदर इंदू मिल में हम लोग स्मारक बनाएंगे। और हमने जो वादा महाराष्ट्र की जनता को किया था वो पूरा किया है। हमने जैसा कहा था कि 1 महीने के अंदर करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से मिले और उसी एक ही मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदू मिल की जगह महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी। और केवल यहाँ तक कि रुके नहीं हम लोग कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और उनके हाथों और उनके नेतृत्व में ही हमने वहाँ स्मारक का भूमि पूजन किया और आज स्मारक का काम शुरू है। जहाँ बाबा साहेब पढ़ने गए थे और जो जहाँ पे वो रहते थे वो जगह भी लंदन शहर में की हमने खरीद ली। ये पहली बार हुआ है दुनिया में कि किसी देश ने विदेश में जाके एक आधी जगह राज्य सरकार ने खरीद ली और वहाँ पे हमने स्मारक बनाया। और ये बाबा साहब के प्रति जो हमारा जो लगाव है, हमारा जो प्यार है, जो बाबा साहब ने पिछड़े वर्ग के लिए देश में और महाराष्ट्र में काम किया है, इसको देखते हुए हमने उनका स्मारक मुंबई हो, लंदन हो, यहाँ बनाए। और इतना ही यहाँ पे ही हम लोग रुके नहीं, जहाँ जहाँ पे बाबा साहब गए थे, जहाँ जहाँ भी ऐतिहासिक संदर्भ था उनका, वो हर जगह पे हमने डेवलप किया है। येवला हो, और आपने देखा होगा कि नागपुर में दीक्षा भूमि का भी विकास अभी हो रहा है, चैत्य भूमि का भी विकास हो रहा है। पहले कभी भी चैत्य भूमि पर 6 दिसंबर को शासन की ओर से उनको मानवंदना दी नहीं जाती थी, हमने वो भी शुरू की। माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और बहुत सारे मंत्रियों हम लोग वहाँ जाके उनको अभिवादन हर साल पिछले 4 साल कर रहे हैं। ये हुआ एक बात। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ये जो दादा साहब गायकवाड़ के नाम से योजना थी, सबलीकरण योजना, जिसमें जो भूमिहीन व्यक्ति है उसको ज़मीन देते थे, लेकिन पिछले सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया। 2 लाख रुपए जिराई क्षेत्र के लिए ज़मीन मिलती थी और बागायत क्षेत्र के लिए 3 लाख, लेकिन इतने कम पैसों में जगह मिलती नहीं थी, इसलिए हमने उसमें बढ़ोतरी करके अभी 8 लाख रुपए बागायत क्षेत्र की ज़मीन हम लोग खरीद रहे हैं और 5 लाख तक जिराई क्षेत्र की ज़मीन करके बड़े पैमाने पे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को ये ज़मीन खरीद कर दे रहे हैं। और जो भूमिहीन है उसको अब आज खेती करने के लिए जगह और ज़मीन मिल रही है। इसके चलते यहाँ से और 100 जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको राहत मिले, इसलिए करीबन 125 ऐसे स्कूल है जिनको हमने मान्यता दी और उनको भी पूरी तरह से सहायता हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और थी कि बच्चे पढ़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से जिला स्तर पर आते हैं तो उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने नए 50
हॉस्टल्स बड़े बड़े जो शहर है जैसे कि मुंबई है, पुणे है, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर, ऐसे बड़े शहरों में 50 नए हॉस्टल्स हमने शुरू किए और इनकी संख्या बहुत बड़ी है, 500 से लेकर 1000 तक। तो इससे भी बच्चों पढ़ने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में आ रहे हैं तो कामले साहब, मैं शिक्षा की बात आप कर रहे हैं कि 400-450 बच्चों को हम विदेश भेजे हैं, उसमें सरकार ने कितना बजट फंडिंग जो है की है? दूसरी चीज़ जो हॉस्टल की बात करें उसमें सरकार ने कितना फंडिंग जो है घोषित किया हुआ है? तीसरी चीज़ जो है लोगों को मैंने देखा जो है स्कॉलरशिप के बारे में, तो इस 4 साल के सरकार में सामाजिक न्याय विभाग के एक मंत्री होने के नाते सरकार ने कितना बजट जो है इन विद्यार्थियों को दिया? देखिए ऐसा है, करीबन 6,500 करोड़ का बजट हर साल, और वो 2 भागों में बंटता है। एक तो जो हमारे कर्मचारी है उनका पगार और ये पकड़ के करीबन ये 11 साढ़े 11 हज़ार तक का बजट जाता है। तो इसमें से ज़्यादा खर्चा, देखिए हर साल करीबन 40 लाख बच्चे ऐसे जिनको हम शिष्यवृत्ति देते हैं, और हर साल 10% भी बढ़े तो करीबन 10-11 हज़ार बच्चे बढ़ते हैं। तो इन सबको हम लोग शिष्यवृत्ति दे रहे हैं। विदेश में पढ़ने जाने वाले बच्चे का 100% खर्चा देश में और देश के बाहर दुनिया में कोई भी जो एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी है, इसमें उसको अगर दाखला मिलता है तो ऐसे बच्चे का 100% खर्चा हम लोग करते हैं, और वो खर्चा करीबन 40 से 50 लाख, कहीं कहीं तो 80-90 लाख तक जाता है। वो 100% खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, और ये बड़ी बात है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे विदेश में पढ़कर आएंगे तो देश में अच्छा मनुष्य बल हमें मिल जाएगा, पढ़ा लिखा। बात अभी आप इंदू मिल बाबा साहब स्मारक की कर रहे हैं। लगातार इस स्मारक को लेकर के विपक्ष जो है सरकार पे हमला बोलता रहता है कि स्मारक की घोषणा हो गई लेकिन अभी जो है कोई जो है काम चालू नहीं हुआ है। देखिए आज भी अभी आप जाकर देखिए वहाँ काम शुरू हुआ है। बात यह है विपक्ष को कुछ करने नहीं आया है। पिछले 20-25 सालों से लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि इंदू मिल की जगह पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मारक बने। इसके लिए बड़े बड़े आंदोलन चलाए गए, लेकिन पिछले सरकार ने बार बार यही कहते रहे कि नहीं वो लोकसभा में उसका ठहराव करना पड़ेगा, उसके लिए फिर राज्य सरकार से और से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। ये इसी तरह के अलग अलग बातें लोग बताते गए। लेकिन देखिए फर्क देखिए आप, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र की जनता मुझे समर्थन देती है, मेरी सरकार आती है, मेरी पार्टी की सरकार आती है, तो 1 महीने के अंदर मैं स्मारक का जो मसला है वो पूरा करूँगा और वो वहाँ स्मारक बनाएंगे। तो हमने वो जगह ताबे मिली और आज वहाँ पे काम चल रहा है। विपक्ष का क्या है कि विपक्ष को कुछ भी करने नहीं आया। विपक्ष के कई नेता चाहते थे वहाँ 9 स्टार होटल बने, 7 स्टार होटल बने, और ये झूठी बयानबाजी करते थे, और उन्होंने हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों को और बाबा साहब का हमेशा अपमान किया है। और आज हम लोग काम कर रहे हैं तो ये चिल्ला पुकार कर रहे हैं, लेकिन मेरा दावा है मैं अभी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। कोई भी आए मेरे साथ, मैं उनको बताऊँगा काम चालू है या नहीं, वो खुद देखें। ये स्मारक कब तक सरकार पूरा कर लेगी? स्मारक काम तो शुरू हुआ है, 2 साल में पूरा होने का हम लोगों ने अनुमान लगाया है। हम चाहेंगे 2 साल के पहले ही वो पूरा हो जाए। दूसरा सवाल है कि पिछले 4 साल में आपकी सरकार, भाजपा शिवसेना की सरकार ने एक बड़ा मंत्रालय आपके पास है, सामाजिक न्याय मंत्रालय, तो कितनी ऐसी घोषणाएं जो की हैं जो जनहित में हो? देखिए सबसे बड़ी बात तो मैंने शुरू में ही कहा कि हमने ज़्यादातर ध्यान एजुकेशन पे दिया, क्योंकि देखिए हर बच्चा, कोई लड़की हो या लड़का हो, अगर वो पढ़ लिख के आगे आता है तो वो अपनी आगे की ज़िंदगी खुद संवार सकता है। और बाबा साहब ये चाहते थे कि हर गरीब का बच्चा, हर पिछड़े वर्ग का बच्चा, जो भी लड़का हो लड़की हो, वो पढ़े। हमेशा आपको भी मालूम है बाबा साहब हमेशा कहते थे शिक्षा, संगठित हुआ और संघर्ष करा। अभी सीखा बोले तो शिक्षा प्राप्त कीजिए आप, खाली बैठ के और चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। तो बाबा साहब का सपना पूरा करने का काम पिछले 4 साल से हम लगातार कर रहे हैं।
ऐसा आपको नहीं लगता कि बाबा साहब अम्बेडकर का विपक्ष ने हमेशा इस्तेमाल किया? देखिए, मैंने अब शुरू में ही कहा, बाबा साहब जब थे तभी भी उनको खिलाफ पिछले जो कांग्रेसी थे उन्होंने षड्यंत्र रचा। मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। देखिए, पहले बार वो जो भंडारा में चुनाव लड़े, बाद में मुंबई में चुनाव लड़े, तो मुंबई में तो चुनाव हार गए, लेकिन भंडारा का चुनाव उपचुनाव था। और बहुत बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि उपचुनाव में कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री उस उपचुनाव में प्रचार के लिए जाते नहीं, लेकिन कांग्रेस के दिल में बाबा साहब के खिलाफ नफरत पूरी भरी हुई थी और वो नागपुर से आगे जाके भंडारा में बाबा साहब के खिलाफ प्रचार करने आए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने वहाँ पर भी बाबा साहब का पराभव किया। तो ये चाहते ही नहीं थे कि बाबा साहब मंत्रिमंडल में आए, बाबा साहब आगे आए, पिछड़े वर्ग के लिए काम करें, और बाबा साहब को ये लोग मानते ही नहीं थे। वो हमेशा बाबा साहब का दुस्साहस करते रहे, और बाबा साहब जिंदे थे तभी भी उनको तकलीफ़ दी, और बाबा साहब के जाने के बाद भी बाबा साहब की जनता का सिर्फ उपयोग किया वोट की राजनीति के लिए। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी कांग्रेसी या कोई भी नेता आए मेरे साथ बात करे तो मैं उसको भी जवाब दूंगा कि किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र रचकर केवल वोट की राजनीति की। सामाजिक न्याय के साथ साथ आपके पास मदद, पुनर्वसन और अल्पसंख्यक हैं, तो मदद पुनर्वसन के विभाग के में कितनी बड़ी जो है उपलब्धियां सरकार ने कुछ घोषणाएं की या अल्पसंख्यक को लेकर? पहले क्या होता था कि एक आधी घटना घटने के बाद उस पर विचार विमर्श होता था, लेकिन हमने पिछले 4 सालों में, शुरू का साल हो उसके बाद का हो, जहाँ जब ये अकाल पड़ा तो उसमें तुरंत मदद देने का निर्णय ले लिया, और हमने ये हमारे हाथों में नहीं रखा। जैसे अगर किसी गांव में पीने का पानी देना है तो टैंकर से पानी देते हैं, तो टैंकर देने का अधिकार भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो नीचे का तहसीलदार जो है उसके हाथ में दे दिया, तो ताकि वो वहीं पे निर्णय करे। पहले क्या होता था, फिर तहसीलदार कलेक्टर विभागीय आयुक्त से प्रस्ताव आता था मंत्रालय, फिर उसके बाद निर्णय होता था। अभी देखिए, हमने पिछले बार की सरकार ने कभी भी अगर कहीं अकाल होता है तो निर्णय लेने के लिए जनवरी तक रास्ता देखना पड़ता था। हमने अक्टूबर के पहले निर्णय ले लिया, और हमने करीबन 200 तहसील में से कम 150 से ज़्यादा तहसील, और आज कल के निर्णय में भी ज़्यादातर 40 एक तहसील हो, और कम से कम 200 तहसील ऐसे है जहाँ पे इस तरह की टंचाई और अकाल है, तो हमने वो निर्णय ले लिया, और सारी तरह की योजनाएं जो भी है, बिजली का बिल हो, पीने का पानी हो, सेहत सारा हो, सब माफ़ करने का, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी जो स्कूल और कॉलेज की फ़ी है वो सब उसमें राहत देंगे, और बड़े पैमाने पे गांव-गांव में काम शुरू करेंगे। ये हमने किया है, लेकिन पिछले सरकार ये ध्यान ही नहीं देती थी, खाली घोषणाएं होती थी। ग्राउंड रियलिटी आज ऐसी है कि आज तहसीलदार को हमने अधिकार दे दिए कि तू अगर तहसील में किसी गांव में पीने का पानी की ज़रूरत है, टैंकर देने की ज़रूरत है, तुरंत वहाँ पे निर्णय लो और टैंकर चालू करो। एक बड़ा विभाग आपके पास है, वो अल्पसंख्यक विभाग। विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि अल्पसंख्यक के साथ जो है सरकार अन्याय करती है। उस पर मैंने अल्पसंख्यक विभाग में कितनी घोषणाएं हुई, सरकार ने कितनी 4 साल में घोषणाएं की? देखिए, जैसे मैंने पिछड़े वर्ग की बात की, उसी तरह अल्पसंख्यकों समाज को भी डरा धमका के सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा। देश के माननीय प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि खास करके मुस्लिम समुदाय की लड़कियां हो, लड़का हो, वो पढ़े, और आपने देखा, सुना भी होगा और देखा है ये कि वो चाहते हैं कि ये मुस्लिम घर में हर व्यक्ति के एक हाथ में अगर कुरान शरीफ है तो वो बच्चे का एक हाथ माउस पे भी होना चाहिए, यानी वो पढ़ लिख के आगे आए, इस तरह की भावना हमारे सरकार की है। तो पिछले 4 साल में महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई। मैंने जैसे पिछड़े वर्ग का कहा वैसे ही है कि देखिए, अगर तुम लोग शिक्षा के लिए अगर किसी को कुछ प्रावधान ही नहीं करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? खाली जाहिर सभाओं में और रैलियों में बोलने से कुछ होता नहीं। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ, जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय की बड़ी संख्या है, जैसे औरंगाबाद है, तो औरंगाबाद के यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमने हॉस्टल बनाया बच्चों के लिए,
ताकि वो लड़कियां जो ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ने के लिए शहर में आती है तो उनकी रहने के लिए एक अच्छी जगह हो। और हमने औरंगाबाद के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में कम से कम 500 बच्चियाँ रह सकेंगे, ऐसा एक हॉस्टल बना है। हमने पूना में भी बना रहे हैं, कोल्हापुर में बना रहे हैं, नागपुर में बना रहे, अमरावती में बना रहे। तो बच्चियाँ पढ़े आगे आए, अगर उसको कॉलेज में दाखला मिलता है और उसके माँ बाप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उसकी रहने की उसको सुविधा नहीं, तो ये बच्ची हॉस्टल में रह के भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। ये इस तरह के काम हमने किए। उनके लिए शिष्यवृत्ति दे रहे, कर्जा दे रहे पढ़ाई के लिए। अगर उसके माँ बाप अगर समझो वो एक साथ फीस नहीं भर सकते या कहीं का खर्चा नहीं उठा सकते तो लोन देने का भी प्रावधान हमने किया और बड़े पैमाने पे बच्चे उसका लाभ उठा रहे और काम शुरू है बड़े ज़ोरों शोरों से हमारे महाराष्ट्र में। अल्पसंख्यक मिनिस्टर थे एकनाथ खड़से साहब, उन्होंने एक योजना लाई थी कि मदरसों में भी इंग्लिश, हिंदी, गणित पढ़ाया जाए। उसका बहुत तीव्र विरोध था। उसके बारे में अभी क्या आपकी राय है? देखिए, विरोध वो लोग कर रहे थे जो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे लिए खुशी की बात है, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे मदरसा हैं जिन्होंने इंग्लिश और गणित ये विषय को लेके पढ़ाई शुरू की, तो उनको सालाना 2 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं। वहाँ के जो टीचर है उनका भी हम लोग कुछ ना कुछ प्रावधान कर रहे हैं और उसमें भी अच्छे अच्छे टीचर जो मदरसे के बच्चे हैं उनके लिए पढ़ा रहे हैं। तो ये बदलाव आ रहा है। देखिए, कभी मुस्लिम समुदाय को ये समझाया नहीं गया कि आप लोगों का हित काय में है, तो आप लोगों का हित पढ़ाई में है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर किसी फैमिली का बच्चा या लड़की या लड़का पढ़ लिख के आगे आता है, वो डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे, वो खुद अपने आप को संभालेगा। तो हम तो यही चाहते हैं ना कि वो बच्चा आगे चल के पढ़े लिखे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पीएचडी करे, आगे विदेश में जाके पढ़ लिख के जब वो गांव में आएगा, शहर में आएगा, तो अपने परिवार को संभालेगा। एक परिवार संभलता है तो समाज संभलता है, समाज संभलता है। गांव में बच्चे पढ़ रहे तो उसको देख के और बच्चे पढ़ेंगे। आज तक होता था क्या? चिकन की दुकान, गैरेज, शहरों में रिक्शा और ट्रक ड्राइवर, इसके आगे कहीं जाने ही नहीं दिया उनको। हम तो चाहते हैं कि हर घर में, मुस्लिम समुदाय के घर में, और ये बदलाव आ रहा है। मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। मैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, वहाँ की एक लड़की एसएससी बोर्ड में महाराष्ट्र में फर्स्ट आई है। ये बदलाव है। और मेरे कई दोस्त हैं, कई लोगों के घर में आना जाना है मेरे, तो लोगों को ये समझ में आ गया है। अभी सरकार या किसी की ज़रूरत नहीं उनको। वो चाहते हैं कि हमें पढ़ाई के लिए, अच्छे शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल का प्रावधान हो जाए, हम लोग पढ़ लिख के आगे आएंगे, हमें किसी की ज़रूरत, किसी के मदद की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक विकास की बात होती है तो मदरसों के पुनर्विकास के लिए सरकार ने फंड जारी किया हुआ था। उसमें बड़े लेवल पे अनियमितता बरती गए थे, जो सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है? देखिए, पिछले सरकार ने अपने करीबी जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, मदरसों के नाम पे पैसे उनको दे दिए। वो मदरसों को भी नहीं मिले, खाली पीली मदरसे बदनाम हो गए। कागज़ पे मदरसे थे, ऐसे मदरसों को मदद दी गई और इसकी इंक्वायरी चालू है। और इंक्वायरी अभी एक हफ्ते के एक या 2 हफ्ते में आ जाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो जो लोगों ने गलत काम किया उनको तो शिक्षा हम दे देंगे। और मेरे बारे में तो आप जानते हैं, मैंने अन्ना भाऊ साठे महामंडल का जो गड़बड़ थी, तो एनसीपी का विधायक था। वही सवाल मेरे दिल में था। मैं वो पूछना चाह रहा था आपसे कि अन्ना भाऊ साठे एक बड़ा घोटाला जिसमें कई लोग आए और एक एनसीपी का बड़ा विधायक माना जाना, उस पर इंक्वायरी चालू हुआ। अभी तक वो इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची है? 11 जिलों में केस दर्ज हुआ है और पिछले 2-3 सप्ताह पहले के कैबिनेट के सामने ये प्रस्ताव भी आया था कि उस पर केस दाखिल करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा था कि मंत्री परिषद इसको मान्यता दे तो मैं मान्यता देंगे। ये एक कानूनी कार्रवाई जो थी हमने पूरी की है और उस प्रस्ताव में 6 जिलों में केस दाखिल करने के लिए अनुमति मांगी थी सीआईडी की तरफ से, तो हमने वो अनुमति दी है और करीबन 11 जिलों में उस पर केस दर्ज है, कोर्ट के सामने केस है। और ये मैंने शुरू से कहा था कि इसमें बहुत गड़बड़ है और
मेरे पे बहुत दबाव भी आया था कहीं कहीं जगहों पे से, लेकिन मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री खड़े रहे, मेरे साथ बाकी के सारे मंत्री खड़े रहे और उन्होंने कहा कि ये गलत है तो गलत है, और हमने उसको अरेस्ट करवा दिया। आपको नहीं लगता ये आँच जो है, जो भ्रष्टाचार का आँच है ना भाऊ साठे, कहाँ तक जाएगी? ये देखिए, अभी तो एक विधायक और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज है, वो पूरी तरह से इंक्वायरी में बाकी लोगों के नाम भी सामने आ जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी हो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। इस समय सरकार के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष यात्रा निकाल रही है। ये संघर्ष यात्रा में कितने तथ्य हैं, या सरकार को झुका पाएगी, या 2019 में ये नहीं लगता आपको कि सरकार को बदल पाएगी? देखिए, महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है कि पिछले 40-50 सालों में पिछले सरकार ने, खास करके कांग्रेस ने, खाली वोट की राजनीति की, महाराष्ट्र का विकास तो उन्होंने किया नहीं। और अब आपको मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि शुरू में इन्होंने एक साथ यात्रा निकाली, बाद में एनसीपी ने यात्रा निकाली, अभी कांग्रेस की जन संघर्ष यात्रा चल रही है। ये जन संघर्ष यात्रा ने खाली कांग्रेस के नेता मंच पर रहते हैं, सामने तो पब्लिक आती नहीं है, इनके कार्यकर्ता भी नहीं है और जनता इनके साथ अभी नहीं है। कहीं कहीं जगहों पे इनकी रैलियाँ जो है रद्द करनी पड़ी है। ये खाली अभी आप लोगों के तरफ मीडिया के सामने आके बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन पिछले 4 सालों में जितने भी चुनाव हुए वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। और इसलिए जीते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के हित में हमने काम किया है, इसलिए महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब पर महाराष्ट्र की जनता का भरोसा है। जिस तरह से, जिस लगन से, जिस मेहनत से, जिस ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पिछले 4 साल में महाराष्ट्र में काम किया है, तो आने वाले 2019 के चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार महाराष्ट्र में भी लाएंगी और लोकसभा में भी हमको बड़ी बहुमत से महाराष्ट्र की सारी सीटें हम लोग जीतेंगे। बात 2019 की कर रहे हैं आप, तो लगता नहीं आपको 2019 में आपके सहयोगी दल शिवसेना को आपको ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, आप एक बात आप समझ लीजिए, शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है, तो आज अगर शिवसेना कह रही है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे तो वो उनकी राय है, लेकिन आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री हो, पार्टी के वरिष्ठ नेता हो और शिवसेना के सब वरिष्ठ नेता हो, शिवसेना के जो माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब है, आपको क्या लगता है, आपको उनको समझता नहीं है, राजनीति समझती नहीं है? उनको भी समझ में आ रहा है सब, हमको भी समझता है। अभी उनके जो पार्टी का काम वो अलग तरह से कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में, हम सरकार में एक साथ है, तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रवादी को पराजय करने के लिए हम लोग साथ में लड़ेंगे चुनाव। और अभी देखिए, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमें दोनों पार्टियों को अपनी जन समर्थन बढ़ाने का हक है, उस तरह से वो काम कर रहे हैं, हम लोग भी उस तरह से काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव का गठबंधन पर आज कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीजेपी के हो और शिवसेना के हो, एक साथ बैठ के निर्णय ले लेंगे। अंतिम सवाल आपसे, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 4 साल पूरा अपना कर लिया है, अगर फडणवीस सरकार को अगर नंबर देना चाहेंगे तो कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर मैं दूंगा, क्योंकि देखिए जिस लगन से उन्होंने काम किया, 18 घंटे वो काम करते हैं, पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं, गांव हर क्षेत्र में गए, जैसे आदिवासी क्षेत्र हो, महाराष्ट्र का कोई जिला ऐसा नहीं बचा है, वो 4-4, 5-5, 10-10 बार एक डिस्ट्रिक्ट में गए हुए, हर कार्यक्रम में जाते, लोगों में जाते, लोगों से मिलते, वो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए नेता है, बीच में कोई नहीं है, लोगों के साथ जुड़े हुए लोग। एक SMS पे जवाब देने वाला मुख्यमंत्री। लोग आज भी महाराष्ट्र से कई एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब महिला ने उनको एक SMS किया था, तुरंत उस पर उन्होंने जवाब दे दिया और उस महिला को मदद की है। ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ देखा है आपने? और एक जवान मुख्यमंत्री है, ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, और उनके दिल में काम करने की इच्छा शक्ति है, इस बल पे वो काम कर रहे हैं।
और इनके सामने आज महाराष्ट्र में कोई नहीं। इन्होंने कांग्रेसियों ने और एनसीपी वालों ने कितना भी चिल्ला पुकार करो, लोग उनके साथ नहीं है। लोग देवेंद्र फडणवीस साहब और मोदी साहब के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि हमने काम किया है। देखिए, लोगों के समझता नहीं क्या, लोग हमसे क्यों आज जुड़े हुए हैं? हमसे जुड़े हुए इसलिए कि हमने काम किया है। जलयुक्त शिवार के माध्यम इन लोगों ने कितना भी चिल्ला पुकार करने दो, लेकिन गांव की रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोगों ने देखा है गांव में काम हुआ है। आज पानी का जो किल्लत थी वो कम हुई है गांव-गांव में। नहीं तो आज देखिए, पिछले जब शुरू में हमारी सरकार आई थी तो 5 या 10 हज़ार तक के टैंकर महाराष्ट्र में लगे हुए थे। आज कितने कम है, 1,000 भी टैंकर आज लगे नहीं है। तो ये बदलाव नहीं है, लोगों को समझ में आता है सब। जब पानी की समस्या को लेकर के बात आती है तो आप हिंगोली वहाँ जिले के पालक मंत्री हैं, तो एक पालक मंत्री होने के नाते वहाँ पर क्या पहले सुविधाएं थी, अभी आप पालक मंत्री हो तो वहाँ क्या आपने सुविधाएं लोगों को? मैं जब वहाँ पे मेरे को जब दायित्व दिया गया माननीय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने, तो जब मैं गया था तो पानी की बहुत किल्लत थी। तो पिछले 3 सालों में हमने गांव-गांव में जलयुक्त शिवार योजना का महत्व लोगों को समझा। लोक सहयोग से और सरकार के माध्यम से गांव-गांव में हमने जलयुक्त शिवार के माध्यम से काम करने की वजह से आज पीने का पानी की कहीं पर भी समस्या नहीं। मैं आज आपको बोलता हूँ कि जब शुरू में पहले साल जब अकाल पड़ा था तो बहुत सारे टैंकर लगाने पड़े थे, तो आज हिंगोली में एक भी टैंकर लगाने की ज़रूरत, ये अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक एक भी टैंकर हमने लगाया नहीं। गांव-गांव में पानी है, गांव के खेती में पानी है, गांव के नदियों में पानी आया है। जो भी प्रावधान हमने किए जलयुक्त शिवार के माध्यम से, तो पीने के पानी आज गांव में है ज़िले में। अभी 3 महीने तक हमें टैंकर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा रिपोर्ट 8 दिन पहले मैं गया था। तब हमने पूरे सारे गांव-गांव जाके अकाल का मुआवजा लिया और 3 तहसील हमने इसमें ले लिए हैं, लेकिन पानी बहुत है। फिर भी हमने कहा कि नहीं, पूरी खेती खराब हो गई तो राहत तो मिलनी चाहिए, इसलिए हमने वो 3 तहसील को इसमें लिस्ट में लिया है। लेकिन पानी का अगर कहते हैं आप, तो पीने का पानी है, जानवर जो है उसके लिए पानी है। हाँ, अभी खेती के लिए पानी नहीं दे पाएंगे हम लोग, लेकिन पीने का पानी पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमारे साथ में थे महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप कांबले जी, जिन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में जो काम हुआ है वो पिछली सरकार, अघाड़ी की सरकार 40 साल में नहीं कर पाई थी। आने वाले 2019 में केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।